हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए रोज़ हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और देखिए, आज हमारा जो यह सेशन है, यह खास करके बिहार पुलिस का जो पैटर्न है, बिहार पुलिस में जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा वाला रियल प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न जो है बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए, इसी तरह के प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा जो डेली सेशन चलता है, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप देख लीजिएगा, इससे बेहतरीन और बिहार पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित प्रश्न जो है कराया जाता है। इससे बेहतरीन कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। फटाफट कोशिश करेंगे आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करने के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। और देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस को कवर किया हुआ है, बिल्कुल बिहार पुलिस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनका प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है ये 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में हुई थी। सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, बुल्गारिया था और ऑटोमन साम्राज्य था, उन्हीं के मध्य संपन्न हुई थी। यह संधि जो है रूस और जर्मनी जो है, जो केंद्रीय शक्ति थी, उनके तरफ से हस्ताक्षर किया था। तो रूस और जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। और इसी संधि के द्वारा रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। क्लियर? सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। सोच समझ करके सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। इससे बेहतरीन प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए और देखिए, वहाँ कितना आसान आसान प्रश्न कराया जाता है, जो बिहार पुलिस का पैटर्न है ही नहीं। इस तरह का प्रश्न कभी भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। एक बार यहाँ पूरा सेट लगाइए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस प्रकार के स्टैंडर्ड प्रश्न हमने शामिल किया हुआ है। देखिए, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लोथल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। पूरा सेट को लगाइएगा और अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे मेरे भाई बहन, सारे लोगों को आंसर कमेंट करना है। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953 में संगीत कला अकादमी की स्थापना हुई थी। क्लियर है? इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक जड़ पाई जाती हैं। कल ही मैंने आपको बताया था मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। आज आप बताइए कि अपस्थानिक जड़ इनमें से किस वृक्ष में पाई जाती हैं। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। देखिए अपस्थानिक जड़ जो है, मैंने आपको बताया था बरगद, अमरबेल, बाजरा, गन्ना, मक्का, ज्वार, धान, गेहूं में पाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिएगा बरगद दिया गया है, इसमें अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का यह पहला 5G सक्षम ड्रोन है, इसका नाम क्या दिया गया है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, और जितने भी वीडियोज हमने कवर किए हुए हैं उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आपको। देखिए डेली आप लोग क्या करिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर किसी ग्रुप में आप हैं तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करिए, 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और डेली डिस्कशन करिए। आप चाहें तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया स्काई हॉक। क्या दिया गया है, स्काई हॉक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, इतने अच्छे प्रश्न भला आपको और कहाँ मिलेंगे। और आपके लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूँ, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लाइक बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर। चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। राइट आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा, श्यामजी कृष्ण वर्मा से कुछ याद आ रहा है आपको। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है क्या स्थापित किया था, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा है। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन हैं। सभी लोगों आंसर कमेंट करेंगे। मेरे भाई बहन सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मानना है। इस बार जितनी वैकेंसी आई हुई है शायद फ्यूचर में कभी ना आए, और यह मौका है आपके पास, और इसको जाने मत दीजिए। चलिए बताइए प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा है। तो देखिए मृक्ष कटिकम को लिखा है किसने, तो शूद्रक ने लिखा है। अच्छा, कालिदास की रचनाएं तो आपको याद ही है। ठीक है, चलिए विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा है। मिताक्षरा अगर पूछा जाए तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, प्रोकैरियोटिक, यह आदिम कोशिकाएं हैं, यानी कि प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक जो है यह सुविकसित कोशिका होती है। इतना क्लियर है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नहीं पाई जाती है कौन, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, इसमें जो है राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। अब यहाँ पर देखिए गोल्ड मेडल पूछ लिया गया है। वैसे आपको याद होगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, और इसमें भारत ने टोटल जो है 61 पदक जीते थे। इतना तो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। और इसमें गोल्ड मेडल जो था ये 22 था, 22 गोल्ड मेडल था, 16 जो था ये सिल्वर था, और 23 जो था ये ब्रॉन्ज था। सबको जोड़ दीजिए, 22 और 16 38, 38 और 23 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस मतलब हिंदी में इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है। अब चलिए अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सुन लीजिएगा। देखिए इसमें कोशिका का विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन 2 चरण में पूर्ण होता है। कितने चरण में, 2 चरण में पूर्ण होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप
4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतने पॉइंट्स आपको एटलीस्ट ध्यान रखने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यह विभाजन 2 चरण में पूर्ण होता है, यानी कि मियोसिस 2 अवस्था वाली अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। हारना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, एग्जाम डेट का इंतजार नहीं करना है। चलिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? मैं जहां रहता हूं वहां पर मैं देख रहा हूं प्रत्येक दिन इवनिंग में 30-40 बच्चे एकत्रित होकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो लोग अब से सीरियस हैं, आज से सीरियस हैं, अभी से सीरियस हैं, निश्चित रूप से उन्हीं का सिलेक्शन होगा। एग्जाम के 1 महीने पढ़ करके आप बिहार पुलिस के एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। अच्छा, कर्नाटक में क्या है? तो आपको याद होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, बांदीपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेंक वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बहुत लोगों को याद होगा। मौर्य वंश का कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। यहां पर पूछा गया है हरेंक वंश का। हरेंक वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सारे लोगों को आंसर कमेंट करना है, सोच समझ करके आंसर देना है। ऐसा समझना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, इतना सोच समझ करके आंसर कमेंट करना है। चलिए, हरेंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, ठीक है। और आखिरी शासक जो था यह कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक था। नागदशक की हत्या किसने कर दिया? तो नागदशक की हत्या जो है इसका अमात्य शिशुनाग ने कर दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। क्लियर है? चलिए, नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष जो है 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 15 जुलाई के दिन। अच्छा, 1 मई को तो आपको पता ही है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को भी याद रखेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष पूछा गया है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह लेंस जो है यह बाइफोकल लेंस है। ठीक है, बाइफोकल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस किस में किया जाता है और अवतल लेंस किस में किया जाता है? तो अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का दीर्घ दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेगा मायोपिया, तो मायोपिया आपको पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने विमल्डन 2023, यहाँ पर महिला एकल बना लीजिए। कल मैंने आपको पुरुष एकल बता दिया था। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, चलिए महिला एकल का खिताब बताएंगे किसने जीता है। तो महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की, यानी कि हमारे देश की, हमारे प्यारे भारत की संविधान की विशेषता नहीं है? बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सोच समझ के आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा निर्मित है, बिल्कुल है। आपको याद भी होगा संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए। एक अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान नहीं है, हमारा लिखित संविधान है। तो यही विशेषता नहीं है। संसदनात्मक शासन प्रणाली भी है और हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है।
क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का नाम क्या है, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो देखिए इंडिया विजन, इंडिया 2020, ठीक है, यानी कि इंडिया 2020 जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स भी उन्हीं की पुस्तक है और विंग्स ऑफ फायर भी उन्हीं की पुस्तक है। और इसमें जो उनकी आत्मकथा है ये विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना किया था। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, किस पार्टी की स्थापना किया था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका बिल्कुल सही आ रहा है, नाजी पार्टी का, ठीक है। और फॉसिस्ट पार्टी की स्थापना जो है मुसोलिनी ने किया था। किसने किया था, मुसोलिनी ने किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली का था मुसोलिनी। निम्नलिखित में से भारत में किस मृदा को उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। भारत की किस मृदा को, किस मिट्टी को उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप गलत भी आंसर कमेंट करते हैं, देखिए इंसान जब गलती करता है तब क्या होता है, उसको सबक मिलता है और वह जो सबक मिलता है उसको आजीवन याद रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी लोगों को कमेंट करना है। बताइए किस मिट्टी को उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को आपको पता है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए यह सर्वोत्तम मिट्टी होती है और इसको जो है काली मिट्टी को उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में आसमान बांध जो है यह आसमान बांध द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। आसमान बांध तो आपको अच्छे तरीके से याद है कि यह नील नदी पर है, ठीक है। और आसमान बांध द्वारा बनाई गई जो झील है ये कौन सी है। तो आसमान बांध के निर्माण से किस झील को बनाया गया है यह आपसे पूछा गया है। कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। देखिए आसमान बांध के द्वारा जो झील बनाई गई इसका नाम है नासिर झील। नासिर या नासिर भी आपको लिखने को मिल जाएगा इस तरह से, नासिर झील है। और नासिर झील जो है ये है कहाँ पर, तो यह सूडान और मिस्र दोनों देशों में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है। पेंटागोनिया मरुभूमि मरुस्थल आपने पढ़ा भी है। बताइए पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है। देखिए पेंटागोनिया का पठार जो है यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। मुख्य रूप से कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, लेकिन थोड़ा सा यह चिली में भी पड़ता है। चिली में जहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, आपको याद है ना। चलिए मुख्य रूप से यह अर्जेंटीना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ कौन सा बना लीजिए, कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग सोच समझ करके। हृदय स्पंदन पूछा गया है, राइट आंसर कमेंट करेंगे। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो यह खनिज है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है। अच्छा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, यह सोडियम है, ठीक है। सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है और हृदय स्पंदन के लिए पोटेशियम आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। बताइए किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की, विक्रमादित्य तो आपको याद है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने कविराज, अश्वमेधा, परम भागवत की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि आपको याद है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। प्रश्न में महेंद्रादित्य पूछा गया है। महेंद्रादित्य जो है यह कुमारगुप्त ने जो है धारण किया था। कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। और एक क्रमादित्य है, क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, क्रमादित्य। विक्रमादित्य तो मैंने बता दिया, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, महेंद्रादित्य कुमारगुप्त, और एक क्रमादित्य है। क्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण किया था, स्कंदगुप्त ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
भूरी क्रांति का संबंध किससे है, बताएंगे। भूरी क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है, उर्वरक उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से है। नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन, कृष्ण क्रांति। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। पहले आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि जालियांवाला नरसंहार हुआ था कब और कहां पर हुआ था। डेट सहित आप लिखेंगे कि कब हुआ था और कहां पर हुआ था। डेट और सन लिखिए और स्थान लिखिए कि कहां पर हुआ था। पहले ये कमेंट करके बताइए, फिर आप बताइएगा कि इस नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अच्छा प्रश्न है, आपके लिए नया भी प्रश्न है, लेकिन जो लोग गहराई से पढ़े हैं उनको आंसर निश्चित रूप से पता है। चलिए बताइएगा, जालियांवाला नरसंहार जो है यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। क्लियर है। चलिए उस समय वायसराय पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अच्छा, कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था शंकरन नायर ने। यहाँ पर देखिए एस नायर दिया गया है, शंकरन नायर ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आंसर कमेंट करिए, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है। गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। बैरोमीटर से तो आपको पता है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। चलिए बताएंगे गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। किससे, मैनोमीटर से। अच्छा, पोटोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पोटोमीटर से वाष्पीकरण की दर मापा जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर। क्लियर है। कहीं कहीं प्रकाश अनुवर्तन की दर भी लिखा होगा, तो घबराएंगे नहीं, जहां प्रकाश अनुवर्तन लिखा होगा वहां पर वो टिक लगाएंगे, और जहां पर वाष्पीकरण की दर होगा वहां पर आप उसको टिक लगाएंगे। ओडोमीटर आपको पता है कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है ओडोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए सोच समझ करके आंसर बताइएगा। बिहार से संबंधित प्रश्न है, एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बिहार पुलिस में। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। जल्दी आंसर कमेंट करेंगे। मैं सिर्फ 5 सेकंड आपका इंतजार कर रहा हूं, तब तक आप आंसर कमेंट कर दीजिए। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है ये कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस कहा जाता है इसको, ठीक है। बताइए कौन सी है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, रेडॉन, ये सारे जो हैं क्या है, अक्रिय गैस है। चलिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। देखिए यह गैस जो है यह ऑर्गन है। कौन सा गैस है, ऑर्गन है, ठीक है। और वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये रेडॉन है। रेडॉन नहीं पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस पाया जाता है ये ऑर्गन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कल मैंने जिप्सम का बता दिया था, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताना है तो ये CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। विषाणु के द्वारा नहीं होता है। चलिए बताएंगे, विषाणु के द्वारा नहीं होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने योग्य बात है। देखिए खसरा है और यहाँ पर देखिए गलसूद है, ठीक है, जिसको गलसुआ हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों जो होता है ये वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया और ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आँख की बीमारी है। ट्रैकोमा और गोनोरिया ये दोनों जो है यानी कि B और D जो है
यह होता है किससे? जीवाणु से होता है। गोनोरिया जीवाणु से होता है और ट्रैकोमा भी जीवाणु संक्रमित रोग है। क्लियर है? तो विषाणु द्वारा नहीं होता है, तो बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं। अब वायुमंडलीय घटनाएं का मतलब क्या हो गया? वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ चमक रहा है मतलब बिजली चमक रही है, गर्जन हो रहा है मेघ का, ये सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं ये किस परत में घटित होती हैं? कौन से परत में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं? चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। चलिए सबसे यह निचला परत है, पृथ्वी के समीप वाला परत है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इनका नाम बताइए। सिर्फ ऑप्शन टाइप कर देना है, नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो भी ऑप्शन सही है, ए सही है तो ए टाइप कर दीजिए, बी सही है बी टाइप कर दीजिए, सी सही है सी कर दीजिए, या फिर डी सही है तो डी कर दीजिए। बताइए कौन सा इसमें से सही है? तो राइट आंसर आरती साहा है। आरती साहा प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। अच्छा, संतोष यादव का भी नाम याद रखेंगे। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली यह विश्व की पहली महिला हैं। ठीक है, और बछेंद्री पाल जो हैं यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? चलिए फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? तो बीज बनता है कौन सा? अच्छा, फूल का जो भाग है अंडाशय, यह क्या बनता है? यह फल बनता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया बीज बनाता है, तो बीज बीजांड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा बताएंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा जो है यह कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, और इसका जो मुख्य वास्तुकार था हुमायूं के मकबरा का, इसका नाम मिर्जा गियास था। मिर्जा गियास। ठीक है, या मैं पूरा लिख देता हूँ, मिर्जा गियास यह इसका वास्तुकार था, और निर्माण करवाया था किसने? तो हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की कुकी जनजाति पाई जाती है? कुकी जनजाति निवास करती है, चर्चा में है कुकी जनजाति, तो प्रश्न बन सकता है। चलिए आप लोग डेली न्यूज़ भी देखते हैं तो भी आपको याद होगा, करंट अफेयर्स भी देखते हैं तो भी आपको याद होगा। बताइए कुकी जनजाति कहाँ पर? तो ये मणिपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुकी मैटी मणिपुर में पाई जाती है, कुकी मैटी जनजाति ये भी मणिपुर में ही पाई जाती है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध जो है यह क्या है? तो फ्रेंड्स राइडर कप का गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य में प्रचलित एक लोक नृत्य है? पंडवानी, पंडवानी किस राज्य में प्रचलित एक लोक नृत्य है? अच्छा, तीजन बाई का नाम आपने में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तीजन बाई, तीजन बाई का नाम आपने सुना है ना? तो ये पंडवानी की एक मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, पंडवानी यह किस राज्य में प्रचलित है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? महादेश आपसे पूछा जा रहा है। अटाकामा चिली में है, बहुत लोगों को पता भी है। यहाँ पर महादेश पूछा गया है, किस महादेश में है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कहाँ पर है? बताइए। तो चिली है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ही चिली पड़ता है। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है?
1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। साइंस का प्रश्न है। तो 1 किलो कैलोरी में होता है 4.184 जूल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और 1 हॉर्स पावर में 1 एचपी में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये ध्यान रखना है कि पहले चौड़ाई लिखा है, अगर पहले लिख देता कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तब आंसर बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लंबाई पहले पूछा गया तो लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए बताएंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ये होता है आपका 3:2। और अगर चौड़ाई पहले पूछ देगा, चौड़ाई और लंबाई का, तो 2:3 लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रध्वज को अपनाया कब गया था? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि मायोपिया आंख की बीमारी है। मायोपिया मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष, तो ये आंख की बीमारी है। तो मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? किस अंग की बीमारी है मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस किस अंग की बीमारी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। बताएंगे कि मेनिंजाइटिस संबंधित है किससे? तो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित व्यक्तित्व कौन से हैं? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नासिक षड्यंत्र केस, देखिए यह घटना है 1909 की। कब की है? 1909 की है। ठीक है। नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन, इसकी हत्या कर दिया था अनंत कन्हारे ने। अनंत कन्हारे राइट आंसर हो जाएगा। अनंत कन्हारे जो थे ये अभिनव भारत के एक सदस्य थे। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर की थी और इसी के सदस्य थे अनंत कन्हारे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार है, यह किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? बताएंगे सभी लोग। लागू किया गया और अधिनियमित किया गया, दोनों अलग अलग है। 15 जून 2005 को यह अधिनियमित किया गया। 15 जून 2005 को यह अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है? आज के डेट में आपसे पूछ रहा हूँ। आज डेट जो है क्या है? तो आज डेट है 27 जुलाई 2023 और आज के डेट के हिसाब से आपको आंसर कमेंट करना है। बताएंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन से हैं? कौन है इसमें से? तो ये रुचिरा कंबोज हैं। ठीक है, रुचिरा कंबोज इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे। चलिए भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसको? आसान प्रश्न है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और इतने सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक बहुत ही कम है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, अब सेशन समाप्त भी होने वाला है। चलिए नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चलिए पागलखाना उपन्यास के रचनाकार कौन है? अब ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपको याद होगा कि व्यास सम्मान 32वां व्यास सम्मान, 32वां व्यास सम्मान जो है यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है 32वां व्यास सम्मान उनकी उपन्यास पागलखाना के लिए। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, तो ज्ञान चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 48 नंबर कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और पद की शपथ जो है राज्यपाल को कौन दिलाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है यह संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का पहला विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है।
ठीक है, चलिए बताइएगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। तो ये आपको सूरत विभाजन याद है ना, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया था, बताइए। तो दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अपना स्कोर आप लोग बता दीजिएगा और प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसको किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर